हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सन 1917 से 1940 के बीच की सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अब इसमें हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में जो हमने लास्ट इवेंट कवर किया था वो था अगस्त ऑफर 1940, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाचा नेहरू जी की इस डिमांड को मान लिया था कि कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, इसमें सिर्फ इंडिया के लोग ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसके आगे शुरू करेंगे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इंडियंस की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कंपोजिशन होगी ये अपने आप में खुद में एक पजल थी। कहने का मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सारे लोग प्रिंसली स्टेट से होंगे, या कितने सारे लोग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से होंगे, और कितने डिप्रेस्ड क्लासेस से होंगे, और इसके बाद और कितने मुस्लिम लीग से होंगे। ये सारी चीज़ें खुद में ही एक पजल फॉर्म कर रही थी। यानी कि किसको कितना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीट्स मिलनी चाहिए, ये खुद में ही बहुत कठिन काम था। तो साल 1942 मार्च में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक कदम बढ़ाया गया। साल 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आया था। इस ड्राफ्ट में ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे, और बाकी के मेंबर प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आएंगे, जिन्हें कि उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया, अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकता है और बना सकता है। उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी। इंडिया में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जिसमें इस क्लॉज में ये कहा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा। तो ये बात कांग्रेस वालों को ठीक नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पार्टीशन का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया था। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही देश का बंटवारा कर देना। और यदि मुस्लिम लीग की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिमों के लिए एक अलग देश, यानी उनकी मांग थी पाकिस्तान के लिए। और क्रिप्स मिशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि कोई पाकिस्तान बनेगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को या क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस जिसे इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है वो अपना अलग कंट्री बना सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट को थी। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि अगर इंडिया के सारे मुस्लिम्स या फिर और कोई कम्युनिटी के सारे लोग इकट्ठा होकर ये बोलने लगे कि हमारे लिए एक नया कंट्री बनाओ या और उसके साथ नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो, तो ऐसी कोई भी बात क्रिप्स मिशन में नहीं लिखी गई थी। तो अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन इंडिया में फेल हो चुका था, और 12 अप्रैल क्रिप्स साहब अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन लौट गए। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पे फोकस कर सकती थी। इसलिए अब 19 सितंबर 1945 को वायसराय ने ये अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में इलेक्शन कराया जाएगा। 2 इलेक्शन हो चुके थे और दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। ये इलेक्शन हुए थे 11 प्रोविंसेस में, और इन 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीती थी। ये 8 प्रोविंसेस थे: असम, बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ फ्रंट प्रोविंसेस, और लास्ट में था यूनाइटेड प्रोविंस। इसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस बची थी, बंगाल, पंजाब
और सिंध। इन तीनों प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर एटली ने मार्च 1946 में 3 लोगों का एक ग्रुप इंडिया भेजा। ये 3 लोग थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लास्ट से एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए इस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और इसके बाद और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी। इस कैबिनेट मिशन का मिशन था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करना है। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स होंगी 389। इनमें से 296 सीट थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, और इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स थी। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की 296 सीट थी उसको डिस्ट्रीब्यूट की गई सारे प्रोविंसेस में, और किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से इस सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब जिस प्रोविंस की ज़्यादा पॉपुलेशन उस प्रोविंस को ज़्यादा सीट मिलेंगे, और जिस प्रोविंस को की पॉपुलेशन कम है उनको कम सीट मिलेगी। इसके अलावा जो प्रोविंस को सीट एलोकेट हुई थी उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया था। मतलब कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी उसको ज़्यादा सीट, और जिसकी जनसंख्या कम थी उसको कम सीट। मान लीजिए एक स्टेट को 20 सीट एलोकेट हुई हैं। ये 20 सीट मुस्लिम, सिख और जनरल सीट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यदि मुस्लिम की पॉपुलेशन उस स्टेट्स में ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट्स मुस्लिम्स को दी जाएगी, और यदि मुस्लिम की पॉपुलेशन कम है तो कम सीट्स दी जाएंगी। अब अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स के 93 सीट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स के केस में कैंडिडेट इलेक्ट होकर नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेशन के तौर पे बुलाया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कैंडिडेट इलेक्ट होगा वो इलेक्टेड और इसके साथ साथ नॉमिनेटेड भी होगा, मतलब दोनों ही होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट थे इनको इलेक्ट कौन करेगा? क्या भारत की जनता करेगी? जी नहीं, इनको डायरेक्ट भारत की जनता इलेक्ट करने का अधिकार नहीं था। इनको इलेक्ट करना था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को जनवरी 1946 के इलेक्शंस में जनता ही ने चुनकर भेजा था। यानी कि जनता ने चुन लिया था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को। अब जब वो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, जो 1946 में इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और अब जो इलेक्शन होने वाला था उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जो इलेक्शंस होने थे, ये इलेक्शन हुए थे जुलाई और अगस्त महीने में 1946 में। ये जो प्रोविंशियल स्टेट्स के 296 सीट थी, इसमें से 208 सीट जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे आगे थी, और 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग थी, और बची हुई 15 सीट्स पे और बाकी पार्टी लोगों के लोग और इंडिपेंडेंट लोग थे। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी वो खाली पड़ी रह गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट ही नहीं किए। बेसिकली प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रहने का ही इरादा बना लिया था। और इन्हीं के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें भी तो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाना था, एक सेपरेट देश बनाना था। इन्हें तो पाकिस्तान चाहिए था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 में। उसमें ना तो मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल हुए और ना ही प्रिंसली स्टेट के कोई कैंडिडेट शामिल हुए। इस मीटिंग में टोटल 211 लोग पहुंचे थे, जिसमें कि 208 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया था। तो इसी के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी सीरीज का 3rd वीडियो, जिसमें हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे और उसको डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।